आ गए साहिल, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? रुकते हैं, सारे बच्चों के लिए रुकते हैं 5 मिनट। घर पे लिखा उसके बाद ऐसा मत समझो कि बाबा बहुत बेसिक है बेसिक, सबने पढ़ा, अंडरस्टैंड होना चाहिए। एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, सितंबर 24 के आरटीपी का एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, अभी सब आ रहे तब तक। ये देखो, फ्रेमवर्क का एक क्वेश्चन एग्जाम में, मतलब ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा। देखो, व्हाट इज लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। मैं इसका आंसर भी दिखा देती हूँ, आप चेक करना अपन ने जो लिखा कभी भी इससे बेटर ही हो इसके आंसर से। मतलब अपन ने ज्यादा लिखा कि बाबा प्रॉब्लम है, देन सॉल्यूशन है, देन बिल करना है वगैरह। व्हाट इज लॉ एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। अभी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ व्हाट इज लॉ आएगा तो आपको 3 मार्क के लिए आएगा, ज्यादा से ज्यादा। बट अगर व्हाट इज लॉ एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ ऐसा आया तो मे भी आपको 7 मार्क के लिए आ सकता है। कि लॉ का जो आपका डेफिनेशन है, जो लॉ का डेफिनेशन कल आपने लिखा वो कैसे करना है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ अपन ने कैसे लिखा था, पॉइंटर फॉर्म में लिखा था। मैं इसका आंसर बताती हूँ आपको, रुको, आप ही देख लो कि बाबा अपन ने जो लिखा वो कभी भी इससे बेटर ही है मेरे हिसाब से। कहाँ गया रे आंसर? हाँ, जनरली अपन देखते नहीं है, देख लो। What is law is a set of obligation and duties imposed. Whatever you have written. Process of making law में क्या है, कुछ नहीं, बिल पास होता है, इधर जाता है उधर जाता है, सारी चीजें। अपन ने तो इनफैक्ट ये भी लिखा कि मेजोरिटी ऑफ कंसेंट से क्या हो जाता है, लोकसभा से राज्यसभा में जाता है। हमने ये सब कुछ प्रॉपरली लिखा है। तो हमने जो लिखा है ना वो कभी भी इससे ज्यादा ही होंगे पॉइंट, तो आप वो वाला आंसर लिखो कि आपको पूरा मतलब ऐसा फ्रेमवर्क समझेगा, पढ़ने वालों को भी समझेगा कि इसको पूरा प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। देयर इज अ प्रॉब्लम, then we have to find out solution. To find out the solution, it is written on a paper which is known as bill. Now we present this bill in front of Lok Sabha. After majority of consent by the Lok Sabha या जो भी लोकसभा मेंबर है, then it is passed to or presented to the राज्य सभा। राज्य सभा के बाद क्या होता है, then we obtain the signature of प्रेसिडेंट का सिग्नेचर अपन लेंगे, एंड जैसे ही प्रेसिडेंट का सिग्नेचर अपन लेंगे इट विल बी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल न्यूज़पेपर, एंड लॉ बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट मेंशन्ड ऑन द ऑफिशियल गैजेट पे। जो डेट ये भी हमने लिखा, इफ डेट इज नॉट मेंशन्ड इन द गैजेट देन द लॉ विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डे व्हेन इट इज सर्कुलेटेड इन द पेपर। ये सारा पर अगर आप डिटेल में लिखोगे, एंड ये भी लिखा कि बिल बिकम्स एन एक्ट, ये सारी अगर चीजें आप अच्छे से लिखोगे ना तो फिर आपको पक्के से मार्क मिल जाएगा। रही बात व्हाट इज लॉ के डेफिनेशन की, इट इज सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी। दिस काइंड ऑफ मीनिंग यू हैव टू रिटेन। ऐसा नहीं बोल रही पक्के से ऐसा ही एग्जैक्टली लर्न करो, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि हमने लिख लिया है। हमने जो लिखा है वैसा क्वेश्चन में एग्जाम में लिखोगे, दैट टू इन पॉइंटर फॉर्म, तो वो कभी भी बेटर रहेगा, ऐसे मुझे लगता है। वो तो मैं सॉल्व करवाऊंगी ना आपको। क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला क्वेश्चन। ओके, सी जो आरटीपी में क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे नहीं होंगे कि आपको जैसे क्वेश्चन पेपर में रहता है ना, क्वेश्चन पेपर आपको दिखाना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने बोला हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का रहेगा, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का रहेगा, 5 क्वेश्चंस रहेंगे, पहला लिखना है, फिर उसमें से 4 कंपलसरी है। ये सारा मैं पैटर्न समझाऊंगी कि अगर 3 मार्क का होगा तो डायरेक्ट आपको कंक्लूजन पे जाना है, अगर 7 मार्क का होगा तो प्रोविजन फैक्ट कंक्लूजन है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कैसे, एक पेपर दिखा के, जो पास्ट इंस्टीट्यूट का पेपर होगा लास्ट 2 अटेम्प्ट के लिए, क्योंकि वही पूरा 100 मार्क का पेपर है। आरटीपी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, these are just for the practice purpose, चैप्टर वाइज, ये चैप्टर के 4 दिए, ये चैप्टर के 5 दिए, तो उसमें आपको मार्किंग सिस्टम नहीं समझेगा। मार्किंग सिस्टम समझने के लिए पिछले क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी।
क्या नहीं रहते? ऑप्शन मतलब क्या मतलब any 5 minutes 4 रहते हैं ना ऑप्शन? सी, आपको एक कुछ क्वेश्चन का सेट दिया रहेगा. आउट ऑफ दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 विल बी कंपलसरी. क्वेश्चन 1 विच इज ऑफ बी मार्क. क्या 1 में ए बी सी आएगा? हाँ, 1 में ए बी सी आएगा, विच विल बी कंपलसरी. 7-7-6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. 7-7-6 मार्क का. समझा देती हूँ. क्वेश्चन 1 7-7-6 मार्क्स. अभी 7 मार्क के लिए क्वेश्चन, 7 मार्क के लिए क्वेश्चन, 6 मार्क के लिए टोटल कितना हो गया? 20 मार्क का हो गया. क्वेश्चन 1 का बोला मैंने जैसे, वही आप पकड़ लो. क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 1 ए, क्वेश्चन 1 बी, क्वेश्चन 1 सी, ऐसा हो सकता है. सो मैं अभी ए में क्या पकड़ती हूँ? 1 और 2 हमने लिया, तो ऐसा हो सकता है कि ये 4 मार्क है और ये 3 मार्क है. 4 और 3 7, ऐसा भी रहेगा. ऐसा हो सकता है. या फिर 1-2-3 आपको मार्क्स, 1-2-3 क्वेश्चन दिए रहेंगे और उसको 4 मार्क रहेंगे. मतलब तीनों के आपको यस और नो, इज इट कॉन्ट्रैक्ट और इज इट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको समझाना होगा. और 1 मार्क एक्स्ट्रा के आपको कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझाना होगा. प्लस अभी क्वेश्चन 1 बी की बात कर रही हूँ. ये हो गए 7 मार्क सेटल है. 7 मार्क सेटल है. क्वेश्चन 1 बी में ऐसा हो सकता है कि आपको पूरा की पूरा 7 मार्क का क्वेश्चन आ जाए. केस लॉ क्वेश्चन, केस लॉ क्वेश्चन हो सकता है, या फिर कोई डिफरेंस हो सकता है. केस लॉ हो सकता है, या फिर कोई डिफरेंस हो सकता है, या फिर अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ एक्सपल्शन. पूरा की पूरा 7 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो सकता है. फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स, व्हाट आर द स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज कंटेंट्स ऑफ एओए हो सकता है. कंटेंट्स ऑफ एओए हो सकता है, कंटेंट्स ऑफ एमओए हो सकता है. ये सारी चीजें हो सकती है. अल्ट्रा वायरस वगैरह कंपनीज के लिए. तो आपको पूरा की पूरा 7 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है. हो गया. क्वेश्चन 2 सॉर्टेड है. देन क्वेश्चन 1 सी, आपको 3-3 मार्क के आ सकते हैं, या फिर टोटल 6 मार्क का आ सकता है. ज्यादा तो डिफरेंस आने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं. 6 मार्क के इसमें डिफरेंस यहाँ पे इतना नहीं चांस रहता है. जो 7 मार्क का टोटल क्वेश्चन है ना, वहां पे क्या चांसेस रहते हैं कि बाबा आपको क्या आए, आपको केस लॉ आया या स्ट्रेट फॉरवर्ड आए. स्ट्रेट फॉरवर्ड या केस लॉ, बहुत चांसेस रहते हैं वहां पे आने के. तो आपको वो एक अंदाजा लगाना पड़ेगा. और ऐसा नहीं कि 7 मार्क का क्वेश्चन है तो पूरा ही 7 मार्क का क्वेश्चन रहेगा. इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 मार्क, 3 मार्क मैक्सिमम. मतलब लीस्ट मार्क कितना है अपना? लीस्ट मार्क इज 3. 3 से कम को नहीं आएगा आपका. हाँ, बट अगर सपोज क्वेश्चन 1 ए में, क्वेश्चन 1 ए में हमने 1 2 3 4 दे दिया, जैसे 1 2 3 4, तो क्या ये ईच 1 मार्क हो सकता है? वैसे हो सकता है. बट कोई भी सब क्वेश्चन कम से कम आपको 3 मार्क का आएगा. हाँ, उसमें सब क्वेश्चंस रहेंगे तो वो ज्यादा मार्क का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये काइंड ऑफ आपका पेपर रहेगा. हाँ बोलो. क्या 3 मार्क्स ईच भी आ सकता है और 6 मार्क का डिफरेंस भी आ सकता है. यस, 6 मार्क्स का कभी भी मोस्टली डिफरेंस आपको 6 मार्क्स में आएगा. वैसे भी आ सकता है. या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि 2 मार्क का हमने एक एक क्वेश्चन डाल दिया, 2 मार्क का 6 मार्क वहां पे. ऐसा हो सकता है. इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द इंस्टीट्यूट. क्या उनका पैटर्न रहेगा, पूरा की पूरा इंस्टीट्यूट पे डिपेंड है, उसमें कोई टेंशन नहीं है. तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है विच इज कंपल्सरी क्वेश्चन, कंपल्सरी मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, जो कि आपको सॉल्व करना ही है. फिर रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रहेंगे, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है, आउट ऑफ दिस टोटल क्वेश्चंस रहेंगे रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चंस यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. अगर मैं इसको इसके साथ मर्ज करूं तो वैसे 5 होंगे, बट रिमेनिंग जो टोटल क्वेश्चन है, यस, हाँ करेक्ट करेक्ट. बट अगर एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें ए बी सी है, मतलब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ए बी सी है, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें ए बी सी है, अभी आपके पास गड़बड़ क्या हो गई? यू कैन नॉट चूज बिटवीन दिस एंड दिस, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए आ रहा है. तो बोले कोई भी 3 सॉल्व करना है ना, तो एबीसी में से कोई भी 3 सॉल्व कर लेंगे. ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको होल पूरा क्वेश्चन उठा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा. क्वेश्चन 2 उठा के आप एबीसी सॉल्व कर सकते हो, या क्वेश्चन 3 उठा के आप एबीसी सॉल्व कर सकते हो. फिर आपको जज कैसे करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन ड्रॉप करूं,
यू हैव टू कंप्लीटली रीड द क्वेश्चन कि मैक्सिमम में कौन से क्वेश्चन को बेटर हम क्या कर पाएंगे, बेटर जस्टिस दे पाएंगे, बेटर जस्टिफाई कर पाएंगे, एंड जहां से मैक्सिमम मार्क्स अपन गेन कर पाएंगे वो वाला क्वेश्चन लेना है। अभी ये टोटल क्वेश्चन रहेगा 20 मार्क का, ऑफ कोर्स ये भी 20 मार्क का रहेगा। यहाँ पे तुमको लगता है कि मैं 12 मार्क का परफेक्टली लिख पाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको लगता है 12 मार्क का हम परफेक्टली लिख पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन 2 में लग रहा है कि 12 मार्क का तो परफेक्ट आता ही है, ऊपर के 2-4 मार्क का भी हम एक्स्ट्रा लिख पाएंगे, यहाँ पे जैसे 15 मार्क हो गए, तो आपको सुटेबली क्वेश्चन 2 क्या करना है, चूज करना है। और एक चीज का मेक श्योर करना कि अपन ने एक क्वेश्चन करने को सॉल्व किया, पहले ही सोच के उसको उठाओ, नहीं तो आपने क्वेश्चन 2 उठा लिया सॉल्व करने को, ए बी कर लिया सॉल्व, और अभी बोल रहे नहीं यार अभी मैं क्वेश्चन 4 बेटर कर सकता था, ऐसा बहुत बार होता है। तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा, पेपर कवर नहीं होगा। तो आपको अगर कोई क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट मानना है या कोई क्वेश्चन को ड्रॉप करना है तो बहुत सोच समझ के उसको ड्रॉप करना कि इसको मेरे को बहुत, अगर मैं इसको अटेम्प्ट भी कर लिया या कर लिया जो भी है तो मेरे को उसमें बहुत कम मार्क्स आएंगे, ये सोच के उसको ड्रॉप करना। नहीं तो ड्रॉप कर दिया और अब सब सारे उसके आंसर से याद आ रहे हैं, फिर ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा कभी मत करना। ऐसा होता है, आई अंडरस्टैंड, मैंने खुद ने भी पेपर्स लिखे हुए हैं, एंटर का लिखा हुआ है, फाउंडेशन का लिखा हुआ है, मुझे पता है ऐसा होता है, दैट हैपेंड विथ मी आल्सो, दैट इज वेरी नेचुरल। बट अपने को उसको थोड़ा अवॉइड करना है, अपने को देखना है कि कौन से क्वेश्चन मुझे बाद में याद आएगा या किस क्वेश्चन को मैं ज्यादा जस्टिस दे पाऊंगी या दे पाऊंगा, जिसमें ज्यादा मार्क्स में स्कोर कर पाऊंगा, वो उठाना है, बाकी वाला ड्रॉप कर देना है। एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पेपर पे मार्किंग करना अलाउड नहीं होता है, आपको 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 15 मिनट पहले कभी कभी, सो मार्किंग करना इज नॉट अलाउड। बट आप थोड़े से पेंसिल से ऐसे टच करो या डॉट्स वगैरह दो जो किसी को ना दिखे, तो वो बेटर रहेगा। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, कि अपने को अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या करना है, कौन सा ड्रॉप करना है, कौन सा रीड करना है, कौन सा रीड कर लिया, 15 मिनट में पूरा पेपर अच्छे से रीड करना है और फिर बाद में उसको सॉल्व करने लेना है। कभी कभी हो सकता है कि पेपर रीडिंग का टाइम खत्म होने के बाद आपके हाथ में आंसर शीट आ गई, गड़बड़ गड़बड़ एकदम लिख रहे हो, ऐसा नहीं। टेक 5 more minutes, read the question, decide what you have to answer and then क्या करो, उसको फेस करो, उसको आंसर करो। अभी और एक चीज जो आपको पता है, मतलब ऑफकोर्स आपको पता होगी कि एक क्वेश्चन उठाया तो उसका ए बी सी डी जो भी पार्ट्स है एक जगह आने चाहिए। क्वेश्चन 1 का ए इधर, डी पिछले पेज पे, सी बीच में के पेज पे, ऐसे आपको कोई मार्क्स देने नहीं वाला, आपके हाथ के मार्क्स सारे चले जाएंगे। यू कैन सॉल्व एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। आप पहले नंबर पे आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे अच्छा लगेगा या मुझे ऑन एंड ऑन मार्क्स मिलेंगे, एकदम मेरे को परफेक्ट आता है, तो वो क्वेश्चन उठा लो। जैसे क्वेश्चन 2 के आपको ए बी सी तीनों आते हैं, तो क्वेश्चन 2 पहले उठाया तो चलेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 इज अ कंपलसरी क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व इट फर्स्ट, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन 2 उठाओ, लेकिन क्वेश्चन 2 को जो सब क्वेश्चन या सब क्वेश्चन है टुगेदर आपको साथ में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 लिया, ए सॉल्व कर लो, बी सॉल्व कर लो, सी सॉल्व कर लो, डी अगर है तो वो भी सॉल्व कर लो। फिर बाद में क्या करो, जैसे कि अभी क्वेश्चन 2 का मेरा डी खत्म हुआ, एक जो मेरा सप्लीमेंट जो होता है A4 साइज का, उसके आधे से कम में खत्म हुआ, तो ड्रॉप दिस लाइन, ड्रॉप दिस पेजेस एंड देन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द नेक्स्ट पेज स्टार्ट न्यू क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आलट पालट के कभी भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एक बार एक उठाया क्वेश्चन कि उसको पूरा खत्म करो। इन केस हो सकता है एक आधा सब क्वेश्चन का आंसर ना आए और बाद में याद करना चाहते हो आप, या बाद में याद आएगा, उतनी जगह छोड़ दो एंड देन कंटिन्यू। और एक क्वेश्चन के बाद आप न्यू क्वेश्चन दूसरे पेज पे सॉल्व करने वाले हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका पेज बच जाए, तो वो पेज पे लास्ट में कट मारना है। ऐसा मिसयूज नहीं होता है, ताकि उसका कोई मिसयूज ना हो, कोई वहां पे कुछ ना लिखे, इसके लिए हमको वो चीज मेक श्योर कर दिए। हमारा पेपर एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहना चाहिए। लॉ का पेपर डिफरेंस है, तो जितने भी एग्जाम में 2-3 डिफरेंस आएंगे, सारे प्रॉपर फॉर्मेट में रहने चाहिए। की डिफरेंस का पॉइंट है, और वो जो 2 पॉइंट है 1 2 3 4 में की डिफरेंस लिखना है आपको। यस, दूसरी बात, नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन नंबर ए में अगर जो 2 सब क्वेश्चन आएंगे वो भी डिफरेंट आएंगे। ऐसा आपको नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे, ऐसा नहीं होगा।
क्वेश्चंस विल बी मिक्स्ड, मार्क वी कैन जस्टिफाई, मतलब मार्क्स में बोल सकती हूँ आपको 4 मार्क, 3 मार्क, 6 मार्क, 7 मार्क, लेकिन क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन आएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आ सकता है, कभी कभी जो कंपलसरी उसमें एलएलपी का भी आ सकता है, या फिर कभी कभी कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स आ जाते हैं, कभी कभी उसमें एक आध डिफरेंस आ जाता है। तो इट विल बी कंप्लीटली अप टू द इंस्टीट्यूट की उसको उनको क्या डालना है ना। क्वेश्चन नंबर 1A में 3 सब क्वेश्चन आते हैं, 3 A B C। तो उसमें जनरली ऐसे आते हैं कि बाबा इज दैट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो अपन ने सॉल्व किया, ये एक सिनेरियो देंगे अपने को और बताएंगे कि क्या ये वैलिड है, क्या ये वॉइडेबल है, या ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ऐसे टाइप के चीजें आती है। या फिर अपने को एक एक 2-2 मार्क के लिए और एक चीज आ सकती है, कोई कंपनी दिया रहेगा, उसका टर्नओवर दिया रहेगा, पेड अप शेयर कैपिटल दिया रहेगा, बोलेंगे कि जस्टिफाई करो विच कंपनी इज दिस, आइदर स्मॉल कंपनी है या कोई दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है, जो भी है अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा अलोंग विथ अ 1 लाइन रीजन। जैसे मार्क्स है वैसे ही वो उसको देना पड़ेगा। क्वेश्चंस विल बी मिक्स, कुछ भी कहीं भी उठ के आ सकता है, वो नहीं बोल सकते अपन। किसका? बाकी मैंने सब बराबर जो मेन वर्ड आना चाहिए, मेन सेंटेंस आना चाहिए, वो मिसिंग है। तो वो अभी एक बात बोलूं क्या, आपके पेपर चेक करने वाला एक टाइप का पर्सन नहीं रहता है, बहुत अलग अलग पर्सन रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। तो इट इज काइंड ऑफ वी कैन से सब्जेक्टिव कंसेप्ट। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा पेपर अलग ढंग से चेक होगा, तुम्हारा पेपर अलग ढंग से होगा, तुम्हारा अलग होगा। पेपर चेकर वुड बी डिफरेंट, नो डाउट विद दैट, बट उनके पास जो मॉडल आंसर शीट आएगा ना, दैट विल बी सेम। उनके पास जो मॉडल, और मॉडल आंसर शीट कहाँ से आएगा? इंस्टीट्यूट में से, आईसीआई की मॉड्यूल से जो प्रोविजन रहेगा, एग्जैक्ट प्रोविजन में से आएगा। तो जितना ज्यादा मैक्सिमम एक्यूरेसी उनको लगेगी, उतना ज्यादा मैक्सिमम वो क्या करेंगे, मार्क्स देंगे। तो ऐसा नहीं कि कीवर्ड जो है, अगर आपके आंसर में कीवर्ड्स है तो उसका असर क्या पड़ेगा, तो उसका असर सच में बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम आप अगर कीवर्ड्स यूज करके आंसर फ्रेम कर रहे हो, तो इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू योर मॉडल आंसर, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, बिकॉज दैट हैज बीन डिराइव फ्रॉम द मॉड्यूल ओनली। तो बहुत बेटर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा अगर आपका कीवर्ड्स आपके मैच हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आंसर्स दिया ना उन्होंने जैसे कि वैसे मॉडल की मॉड्यूल की जैसी प्रोविजन है वैसी की वैसी छापी है। अभी नया कुछ अपने को भी लिखना नहीं है, अपने को भी नया कुछ लिखना ही नहीं है। अपने को जो क्वेश्चंस आएंगे वो मॉड्यूल में से ही आएंगे क्वेश्चंस। हमको आंसर भी लिखना है, मॉड्यूल में से लिखना है, पढ़ाई करना है, मॉड्यूल में से करना है। आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे आउट ऑफ द सिलेबस कुछ भी नहीं आएगा। सीए फाइनल लेवल पे आता है, क्यों? क्योंकि वो लोग आर्टिकल शिप करके उनका नॉलेज बहुत ज्यादा रहता है। तो सीए फाइनल लेवल पे तुमको ज्यादा आ सकता है, बट फाउंडेशन लेवल पे तुमसे खास कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है उनको। इनफैक्ट वो तो ये भी बोल रहे हैं कि सेक्शन में मत लिखो, लिखा तो भी हमको फर्क नहीं, नहीं भी लिखा तो भी फर्क नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, रॉन्ग मत लिखो, अपना इंप्रेशन खराब होता है। आता है तो सही लिखो, नहीं तो ड्रॉप इट, है कि नहीं? ये सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। नहीं, आप सेक्शंस कोड भी नहीं करोगे, कीवर्ड के साथ परफेक्ट आंसर लिखोगे, तो उसमें भी आपके वैसे मार्किंग पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एक आध सेक्शन आपको आता है, जैसे आपको बहुत सारे सेक्शंस आते हैं एलएलपी के, तो इनफैक्ट हमने लिस्ट से सेक्शन किया, एक बार वो भी एग्जैक्टली तो एक बार वो भी आप लोग देख लो। मेन जो क्वेश्चंस है, अगर आप उसमें सेक्शन परफेक्टली पता है तो करो ना कोड, क्यों नहीं करना चाहिए? ऑफकोर्स करना चाहिए, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेक्शंस स्लिप हो जाते हैं, माइंड से भूल जाते हो, वहां क्या करें, वहां ना भी लिखो तो भी चलेगा, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि मुझे लगता है जितना मैंने पढ़ाया है आपको, हमने बहुत से सेक्शन स्किप किए, बहुत से सेक्शंस लर्न भी किए हैं। लर्न मतलब इनफैक्ट मैं बोलती हूँ 25 to 35% सेक्शंस लर्न किए हैं हमने। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सारे भरपूर है, और आपको वो एकदम अच्छे से आते हैं, तो ऑफकोर्स आप वो कोट ही करोगे। बट मैं ऐसा कभी नहीं आपको सजेस्ट करूंगी कि हर एक क्वेश्चन में सेक्शन आना ही चाहिए। वो वाले प्रेशर से आप कभी कभी रॉन्ग सेक्शन लिखोगे, विच विल बी अ बैड इम्पैक्ट ऑन अवर पेपर। आता सही लिखो, कंफ्यूजन है मत लिखो, प्लीज रॉन्ग मत लिखो, क्योंकि रॉन्ग सेक्शन लिया तो आगे वाला पेपर पढ़ने को भी थोड़ा सा हेजिटेट करता है, इसने सेक्शन ही रॉन्ग लिखा, क्या ही प्रोविजन पढ़ू। तो इसके लिए थोड़ा
असर पड़ सकता है, दैट इज वाई। और लिखो तो ऑफकोर्स इट विल बी अ गुड थिंग, वाई नॉट। एग्जैक्टली मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, इससे अच्छा सेक्शन मत लिखो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है वो सेक्शन में, एंड देन राइट डाउन द परफेक्ट प्रोविजन, देखो आपको मार्क्स मिलते कि नहीं। एंड इफ यू रिमेंबर द सेक्शन एज वेल, फिर तो डालो ही सेक्शन। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट का आया तो मुझे नहीं लगता कि आप कोई सेक्शन डालना छोड़ोगे। आप ऐसा बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मुझे नहीं लगता कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी क्वेश्चन आया तो आप अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखोगे। यू विल डेफिनेटली कोट सेक्शन। या फिर अगर आपका वॉइडेबल के लिए आया तो यू विल डेफिनेटली कोड 2I। 2I ना, कौन 2J बोला? सो 2I। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो नहीं लिखा हुआ बेटर है, बट यू इफ यू नो द परफेक्ट देन राइट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा ही है। हर एक क्वेश्चन में सेक्शंस लर्न करना इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए 2D क्या कंसिडरेशन है? 2D इज अ कंसिडरेशन। तो अगर कंसिडरेशन किया तो H इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ABCD, फिर एक बार रिकॉल कर लेंगे, हो जाएगा। सो जो पर्टिकुलर और कॉन्ट्रैक्ट पे क्वेश्चन आता है, कंसिडरेशन पे क्वेश्चन आता है। और प्लीज एक चीज मत करना, आपको अगर कोई डिफरेंस आया और दोनों चीजों का डिफरेंस पता है तो उसका सेक्शन मत लिख देना कृपा करके, मतलब इससे तो पक्का बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। राइट डाउन दिस सेक्शन इन, इसका सेक्शन 2H है बोले, इसका 2I, देखो हमको पता है ये डिफरेंस हो गया, वो वाला। सी दैट इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ मीनिंग ओनली। According to section 2I, voidable contract is so and so. According to section 2H, contract is so and so. That is a part of meaning, but write down it in meaning only. क्या अलग से मत लिख के शहानपना मत करना, उससे कुछ होने नहीं वाला। एक आध मार्क कम देगा वो, ज्यादा तो नहीं देगा। ऐसे कुछ भी, हाँ, ऐसे कुछ भी करोगे तो आपको इंप्रेशन बैड पड़ेगा। इंप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और हैंडराइटिंग में ऐसी कोई सुंदर हस्ताक्षर स्पर्धा वगैरह नहीं है वहां पे कि हैंडराइटिंग एकदम ही सुंदर होनी चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव रिटन पेपर्स की फ्लो में आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो सकती है, बट हैंडराइटिंग ऐसी रखना सामने वाला पेपर रीड करके इरिटेट ना हो। उसको इरिटेट नहीं करना है आपको, उसको इजीली मार्क्स दिलवाना है। तो हैंडराइटिंग ऐसी रखना कि सामने वाला रीड कर सके। बहुत भी ऐसा सुंदर गोल मटोल ऐसे कोई वर्ड्स नहीं है अपने को, क्योंकि अपने को स्पीड पे ध्यान देना होता है। फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम अ मिनट यू स्टार्ट द पेपर, आपको ये मेक श्योर करना है कि मेरे को बहुत फास्ट लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, फास्ट लिखना है। क्यों? क्योंकि पहले पहले आराम आराम से लिखेंगे और बाद में कुत्ते मिनके जैसे हैंडराइटिंग, वैसा कुत्ते बिल्ली जैसे हैंडराइटिंग वैसा नहीं चलेगा। पहले मिनट से कुत्ते बिल्ली जैसे हैंडराइटिंग निकालो, लेकिन मेक श्योर कि सामने वाले को रीड करता है अच्छा से हो, रीडेबल हो। बाकी मुझे और कुछ बोलना नहीं है। छोटे छोटे टिप्स है, तुम लोग भी फॉलो करो। ब्लैक पेन से लिखोगे, पेन मतलब आपको भी ऑफकोर्स पता है, बोलना मेरा काम है कि अकाउंट्स का जो पेपर होता है उसमें आप 2 कैल्सी कैरी करो, प्रॉब्लम हो जाती है। 2 कैल्सी कैरी करो। लॉ का जो पेपर होता है, आपकी घड़ी निकाल के, वॉच नहीं पहन के आए तो भी वो डाई, वॉच का डाई लेके आए तो भी चलेगा। वो डायल या डाई क्या बोलते पता नहीं, तो वो आप सामने रख सकते हो कि टाइम के लिए 5 मिनट उसको पहले करके रख दो, टाइम के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। लेट, हाँ, वो जो भी आपका जल्दी कवर होगा वो हिसाब से उल्टा हो जाएगा, नहीं तो वही टाइम रखो। फिर बाद में आपको पेन भी ऐसा पेन यूज करना है जो कि ऑलरेडी यूज्ड है। वो तो आपको आइडियाज पता ही होंगे। नया पेन यूज करोगे तो वो पहला इरिटेट हो जाएगा। कोई भी स्मूथ चलता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रेफरेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने जेल पेन अगर से लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जेल पेन फूटा पीटा तो सारा मार्क्स हो जाएगा। चलेगा ब्लैक पेन से लिखना, बट ब्लैक पेन से लिखना। मैं तो ब्लैक बॉल पेन, कभी भी वो 5-10 रुपए वाला जो भी आपका ब्लैक बॉल पेन होता है वो मैं प्रेफर करती हूँ। बाकी देख लो, मैं तो पता है क्या, आप लोग यकीन नहीं करोगे, आई यूज टू राइट, अभी पता नहीं वो पेन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आई यूज टू राइट विद दैट 2 रुपीज वाला पेन, मतलब हाँ अभी 4 का हो गया। ओके, सो वो 2 रुपए का पेन आता था। आई यूज टू टेक द बॉक्स एंड देन थोड़ा सा उसको पहले यूज करके, जो यूज्ड पेन्स है वो मैं, हाँ परफेक्ट, ये वाला पेन करती थी। तो यूज करके अपन उसको करते थे, वो बहुत फास्ट भागता है। अभी सबका अपना अपना होता है, किसी को जेल की आदत है ये तो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क
Act applicable. हाँ, डिफरेंस में एक्ट एप्लीकेबल कैन बी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, है ना? जैसे अपने को पार्टनरशिप और एलएलपी का दिया था, कंपनीज और उसमें था कि एक्ट रेगुलेट मतलब एक्ट एप्लीकेबल इज 1956 से जो भी है 1872, इधर एक्ट एप्लीकेबल इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 लिख सकते, दैट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस दैट। 6.1 suppose right 7 point. हाँ, Meaning वाला point है उसको consider नहीं करेंगे ना, मीनिंग वाला पॉइंट को दे विल कंसिडर, बट दे विल नॉट कंसिडर इफ यू राइट द पॉइंट ऑफ सेक्शन डिफरेंट, section 2I, section 2H, they will not consider. These sections are considered into the meaning only, so that will be extra points है इसको ज्यादा consider करेंगे क्योंकि meaning ही का must. मीनिंग कंपलसरी होता है, और बाद में ये हमको भी ऐसे बोला था 10th 11th 12th में, बट मीनिंग कैन बी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इट इज इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स कोई भी एक्ट हो या कोई भी डेफिनेशन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, तो पॉइंट नंबर 1 शुड ऑलवेज बी मीनिंग, पॉइंट नंबर 1 शुड ऑलवेज बी मीनिंग और डेफिनेशन, देन राइट अदर पॉइंट, देन एक्ट एप्लीकेबल या फिर बाकी पॉइंट। ऐसा नहीं कि मीनिंग को इम्पोर्टेंस नहीं है, मीनिंग लिखना है उसको इम्पोर्टेंस है। ये सारी छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान दो तो एकदम हो जाएगा परफेक्टली। मीनिंग या डेफिनेशन आर सेम, कुछ कुछ इसका डेफिनेशन रहता है, कुछ इसका मीनिंग रहता है। इसका explanation वो अलग point आना चाहिए. नहीं बाबा नहीं, डेफिनेशन लिख दिया खत्म बात, एक्सप्लेनेशन क्यों लिखना? सी एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट अ मीनिंग। अगर कोई पर्टिकुलर टर्म का डेफिनेशन ना हो तो उसका क्या रहेगा? मीनिंग रहेगा। इधर आप डेफिनेशन लिखो या फिर मीनिंग लिखो, जिसका डेफिनेशन है आप डेफिनेशन ही लिखोगे, जिसका डेफिनेशन नहीं है आप मीनिंग लिखोगे, क्या ही प्रॉब्लम है? चलो हम कल का थोड़ा डिटेल में चालू करते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कल बोला था बट फिर से डिटेल में देखते कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो कौन से चीजों में डील करती है। इट इज अ काइंड ऑफ एपेक्स बॉडी, जैसे कि अपना क्या है आरबीआई। आरबीआई एक एपेक्स अथॉरिटी है, बैंकर्स बैंक है, एपेक्स बॉडी है, जिसमें 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज होती है। कौन सी? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, Indian Economic Services and Indian Civil Accountant Services. Also, Apex Controlling Authority is one of the Central Commerce Service. Commerce मतलब क्या? ये अपने फील्ड के लिए बहुत ज्यादा है क्या? अपना इससे सीए जो है, सीए लोगों का इससे बहुत ज्यादा पाला पड़ता है। इसमें इंडियन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सर्विस भी आता है। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है, ये कोर्स आता है, और जो भी सारे कॉमर्स के सर्विसेज है वो इसके अंडर आते हैं। दिस इज कंसिडर एज एपेक्स बॉडी, सेंट्रल बॉडी, इंपॉर्टेंट बॉडी। देन है एमसीए। एमसीए पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसी, हाँ मैंने बोला था एमसीए का साइट किसने खोल के देखा? www.mca के साइट पे आधी चीजें तो सर के ऊपर गई रहेगी, इतने सारे इंफॉर्मेशन है, कहाँ जाना क्या जाना, बहुत सारे टैब्स है, क्योंकि उसमें इतना वास्ट नॉलेज है सारे कंपनीज के बारे में, एलएलपी के बारे में, रजिस्ट्रार को कैसे अप्रोच करना, फीस है, पेनल्टीज है, सारी चीजें वो साइट पे दी है, पूरा प्रॉपरली सब कुछ दिया है। कंपनी का बेस जो नेम है वो पता रहना चाहिए, तो कंपनी का नाम ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत कंपनीज का उसी नाम से रजिस्टर में रहता है, इस कंपनी का उनका रजिस्टर्ड नहीं है और तो उनका पब्लिक नेम वाला लगा रहता है। हो सकता है, बहुत बार सेम भी हो सकता है, बहुत बार अलग भी हो सकता है, बट जनरली सेम रहेगा, बट बहुत बार अलग भी हो सकता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, प्राइमरीली कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956, इनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है ये सारा कौन देखता है? एमसीए। और आजकल तो सारी चीजें ऑनलाइन होने की वजह से सब कुछ हमें एमसीए के वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल होता है। एलएलपी जो हमने देखा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये भी जैसे अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी है, अभी आपको बहुत सारे नाम सामने आ रहे होंगे, पर्टिकुलर कंपनी ने कंपनी खोली और वो इंसॉल्वेंट हो गई, तो फिर उसके एसेट को कैसे रिकवर करना है, उसके लाइबिलिटीज को कैसे पे ऑफ करना है, ये सारा की सारा कहाँ लिखा होता है? आपके इंसॉल्वेंसी एंड बैंक। शांति रखो,
इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिखा होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट में लिखा होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेस एंड इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और अभी कंपनी मतलब क्या, इंडस्ट्री हुई क्या? यस, सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, तो वो उसको एडमिनिस्टर करती है, मैनेज करती है. द मिनिस्ट्री इज मोस्टली रन बाय सिविल सर्वेंट ऑफ ICLS. कैडरे का मतलब होता है जो IS लेवल के होते हैं, जो IS कैटेगरी के होते हैं, जो हाईएस्ट कैटेगरी के जो IS ऑफिसर्स रहते हैं ना, उनके अंडर क्या होता है, ये मिनिस्ट्री मोस्टली रन करता है. उनको अच्छे अच्छे पोस्ट पे दिया जाता है. उसके लिए हाईएस्ट पोस्ट कौन सा है? डायरेक्टर जनरल कॉर्पोरेट अफेयर्स, DGCA नाम का पोस्ट है. तो इसके लिए क्या करना पड़ता है किसी को? ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो IS वगैरह रहते हैं, तो उनको डायरेक्टली ये वाला पोस्ट मिल जाता है. दिस ऑफिसर आर इलेक्टेड टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब आपकी UPSC एग्जामिनेशन, MPSC एग्जामिनेशन, ये जो एग्जामिनेशन होते हैं, इससे एग्जामिनेशन हेल्ड करके ये यहाँ के जो ऑफिसर्स है ये इलेक्ट किए जाते हैं. कंडक्टेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन ये एग्जाम कंडक्ट करता है. और ये जो सारे बड़े बड़े पोस्ट पे रहते हैं, बड़े हाईएस्ट रैंक वाले जो लोग हैं वो रहते हैं. हाईएस्ट पोस्ट कौन सी मिलती है? DGCA ऑफिसर. आपने इंटरव्यूज वगैरह देखे होंगे ना यूट्यूब पे देखे होंगे कि उनके इंटरव्यूज वगैरह बहुत होते हैं. इंटरव्यू इज द इट इज द फाइनल प्रोसेस आफ्टर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. इट इज फिक्स्ड एज पर स्केल ऑफ द ICLS. देन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. हम लोग अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसको वित्त मंत्रालय बोलते हैं, वित्त मंत्रालय बोलते हैं. ये जो होम अफेयर्स है इसको क्या बोला जाता है? इसको गृह मंत्रालय बोला जाता है. इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. As an interior ministry of India, it is mainly responsible for the maintenance of internal security and domestic policy. The home ministry headed by the union minister of home affairs. ये जो internal security, वो जो CZ या Z सिक्योरिटी होती है, सेना, Z+ सिक्योरिटी होती है सेना, तो वो यहाँ पे इसके अंतर्गत दी जाती है. जो आपके गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हैं उनको बाय डिफॉल्ट मिलती है ना. अंबानी को भी मिल रही है. ठीक है, हाँ, बट अंबानी ने खुद से सामने से क्या बोला कि आई विल पे फॉर दैट. बट जो गवर्नमेंट वो उसके लिए खुद हेल्ड रिस्पॉन्सिबल है. वो क्या बोल रहे हैं? मैं इसका पूरा आई कैन पे फॉर दैट, सो आई विल पे. बट जो बाकी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो खुद पे कर रहा है उसके लिए. उसने कोई ऐसा फेवर नहीं लिया. बट क्या सिक्योरिटी मिल रही है? क्या टाइम टाइम पे उसको मिलती है. बट ही अलोन रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट बिकॉज ही इज पेइंग. और जो बाकी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनको तो गवर्नमेंट के पैसों पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे मस्त पैकी सिक्योरिटी मिलती है, विच इज इम्पोर्टेंट एज वेल, विच इज रिक्वायर्ड एज वेल. तो ये इंटरनल सिक्योरिटी, डोमेस्टिक पॉलिसी क्या करता है? रिजर्व करता है. क्या हो गया? किसको चाहिए सिक्योरिटी? देन डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल, अभी एक है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में कल हमने 3 देखे थे कि बाबा एक लेजिस्लेटिव लॉ होता है, एक क्रिमिनल लॉ होता है. कॉमन लॉ मतलब जनरली अपने जो केस लॉ वगैरह है इसको बेसिस मानकर आगे फ्यूचर में अगर ऐसी कोई चीज हुई तो वो क्या करेंगे? उसको आधार मानकर जजमेंट पास करेंगे. दैट इज नथिंग बट अ कॉमन लॉ. अभी लॉ एंड जस्टिस क्या बोल रहा है? इट इज अ गवर्नमेंट इज in government of India is a cabinet ministry deals with अब ये cabinet ministry क्या क्या चीजों में डील करती देखो. मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट. जो भी सारे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हमने देखा था ऊपर कि जो भी सारे लीगल अफेयर्स है उसको मैनेज करती है. लेजिस्लेटिव एक्टिविटी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. ठीक है. द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स इज कंसर्न विद advising the various ministries of central government, while the legislative department is concerned with drafting principle of legislation of the central government. ये जो legislative department है ये क्या करता है? ड्राफ्टिंग करता है अलग अलग प्रिंसिपल के. मतलब क्या? ये लॉ कैसा होना चाहिए, लॉ कब से एप्लीकेबल है, लॉ अगर ओवर रूल किया, ब्रेक किया तो इसको कितना
फाइन होगा, कितने पेनल्टीज होंगे, कितना इम्प्रिजनमेंट होगा, ये सारी चीजें क्या करती है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा थ्रू ड्राफ्ट की जाती है। देन ये देखो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इसके अंदर 3 आते हैं लॉ एंड जस्टिस में, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। कल मैंने एक बोला था पुलिस कस्टडी के बारे में एक बोला था, जो रिमांड होम जो रहता है वो बहुत डेंजर टाइप का रहता है। कैसे? मतलब वहां पे जैसे आपने टीवी सीरियल्स में देखा रहेगा, मूवीज में देखा रहेगा कि वहां के पुलिस ऑफिसर्स भी बहुत डेंजर रहते हैं। तो वहां पे अगर कोई क्रिमिनल गया तो उसको मार के चटनी बना के उससे चीजें उगलवाते हैं। लेकिन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अलग रहता है, जहाँ पे आपको मस्त खाना वाना मिल रहा है, आप आराम से रह रहे हो जेल में, है ना। दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मतलब ये जो कमांड, इससे सब लोग डरते हैं, ये एक्चुअली में डेंजरस होता है। वहां पे मारे बगैर कुछ काम नहीं होता है, इन लोगों को फुल अथॉरिटी दिया जाता है कि आप इनको सच उगलवाओ या फिर इनको क्या करो, जैसी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वैसी मिले। राइट हटाने वाले हो, अभी पूरा राइट दिया हुआ है ना, थोड़ा राइट कम करना है। मतलब वो जो पूरा कि आप उसको हाफ डेड कर सकते हो वगैरह वगैरह, ऐसा। वो लोग जो वर्किंग करते हैं, वो लोग जो ड्राफ्टिंग करते हैं, जो एडमिनिस्टर करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो सारा की सारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में आ जाएगा। वो डिपेंड्स कस्टडी, हाँ ऑफ कोर्स उनको वो लेवल का लोग ही रहते हैं, वो कस्टडी के अंदर ही रहते हैं। लेकिन मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, उनको कैसे ट्रीटमेंट मिलती है ना। जनरली तो अपन बोलते हैं कि कुछ ऐसे क्राइम्स के लिए, जैसे अपन ने थोड़े टाइम पहले डिस्कस भी किया था, कुछ क्राइम्स ऐसे है कि उनको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट मिलनी भी नहीं चाहिए, ऑन द स्पॉट उनको जो भी है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, विच इज इंडिया में तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये अलग अलग डिपेंड अपॉन देयर क्राइम्स होता है, अलग अलग जगह पे ये किए जाते हैं। देन सेबी के बारे में पढ़ा रहेगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी मतलब क्या एग्जैक्टली? एक्सचेंज के जो रेट्स, ओके, ये इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज इन मार्केट। सिक्योरिटीज क्या है? आपका स्टॉक है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है ना। दीज आर द सिक्योरिटीज इन द मार्केट अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट वॉज, इसका सेबी को हैंडल कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर होता है ये। इट वॉज एस्टैब्लिश, इन्होंने बोला है कि बाबा इट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 12th of April 1988 an executive body and it was given statutory power on 30th of January 1992 through SEBI Act 1992. सेबी इज अ रेगुलेटरी बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको गवर्न रूल कौन करता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या इसका पर्टिकुलर एक्ट रहेगा? जैसे कि अपना कंपनीज एक्ट 2013 है, कोई भी प्रोविजन आप कंपनीज की देखो, कंपनीज एक्ट 2013 में रहेगा, बट इसको गवर्न कौन करने वाला बॉडी है? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो ये एक गवर्निंग बॉडी रहता है, पर उसका एक्ट क्या अलग हो सकता है। देन अपना है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आपने कहाँ पे पढ़ा होगा? इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं, बैंकर्स बैंक बोलते हैं, एपेक्स अथॉरिटी बोलते हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोला जाता है। इन इंडिया सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जो भी सारा बैंकिंग सिस्टम है, इसको रेगुलेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए क्या सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रल बैंक इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ, ये सेंट्रल बैंक हो चाहे फिर आपका सेबी हो, किसके ओनरशिप में है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ द इंडियन करेंसी का जो सप्लाई है इसको कंट्रोल करने के लिए, कितना जैसे आपका नोट का प्रिंटिंग मेन प्रिंट जो होता है वो कितना क्या करना है, वो क्या आरबीआई के अंडर है? यस। इट ऑल्सो मैनेज द कंट्रीज मेन पेमेंट सिस्टम, वर्क टू प्रमोट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
देन भारतीय रिजर्व बैंक नोन मुद्रा BRBNM सुना होगा आपने. is specialized division of RBI through which print and mint of Indian currency in two of its currency printing process located, एक नासिक में है और एक देवास में है. ये जो नोटों का प्रिंटिंग होता है, मिंट होता है, जनरली क्या है, नोट के लिए हम जो वर्ड वापरते हैं वो प्रिंट यूज करते हैं. मिंट का मतलब है आप जो कॉइन्स के लिए, कॉइन्स के ऊपर जो प्रिंट करो उसे मिंट बोला जाता है. दैट इज अ टर्मिनोलॉजी यूज्ड. सो वो प्रिंट एंड मिंट है, दो जगह पे होता है. कहाँ पे? एक तो नासिक में है और एक तो अपने देवास में है, सेंट्रल इंडिया. सॉरी. बहुत ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होता है, बहुत मतलब बहुत, आप हवा भी जाने को ये नहीं होता है जगह. हाँ, अच्छा. हाउ? मेरे cousin दादाजी इधर है। अच्छा, सो यू वेंट और अंदर नहीं जाते थे। विजिटर क्या एज अ विजिटर? बट उसके लिए भी बहुत लफड़े ना. बट अंदर किसी को अलाउड ही नहीं है। जा लिमिट हो जाती ऑफ कोर्स वो तो रहेगा ही. है। दिखता है, but just go inside. 3 words activate वो तो ऑफ कोर्स है ही. बहुत कड़क टाइट सिक्योरिटी रहता है. इनफैक्ट वो जो अपना नागपुर में भी है, दो जगह पे नागपुर में भी है. गोल्ड जो आरबीआई का जो गोल्ड वगैरह जो रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है ना, नागपुर में भी है. वहां पे भी उतनी कड़क टाइट सिक्योरिटी है. तो वहां पे भी वैसे इजीली किसी के मतलब थ्रू अपन जा सकते हैं, वो भी थोड़ा एक लिमिट तक है ना. पर नॉर्मल जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, ऐसे ही अपन क्या ऑडिट वॉडिट करने के लिए जा सकते हैं क्या? चक्कर मार के आए, घूम के आए, नॉट पॉसिबल. तो तो ऑडिट होता है डेली बेसिस पर कभी ऑडिट होता है ना यस, बट सबका रहता है उनका उनका टीम ही अलग रहता है. नॉर्मल कोई भी, यस, बट नॉर्मल कोई भी ऑडिटर अपना छोटा मोटा सीए वहां पे कंपनी का जा सकता है, अरे ऑडिट करना है, नॉट पॉसिबल. आरबीआई established the National Payment Corporation of India is one of the specialized division to regulate the payment and settlement system in India. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation was established by RBI, is one of the specialized division for the purpose of providing insurance of deposit and guaranteeing the credit facility. ये क्या पॉइंट है? ये क्या पॉइंट है? समझा नहीं होगा आपको. ये देखो, डिपॉजिट ऑफ इंश्योरेंस मतलब जनरली क्या है कि एक नया स्कीम आया है, एक नया सिस्टम निकाला आया है, और वी कैन से एक नया एक्ट निकाला. क्या कि आपने जो जैसे सिंपली बोलूं तो आपने अगर अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया या किसी ने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया तो उसका सिक्योरिटी जैसे सिक्योरिटी के लिए अपन क्या करते, गाड़ी की सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस निकालते, खुद की सिक्योरिटी के लिए मेडिक्लेम रहता है, आपका LIC रहता है, वगैरह वगैरह. तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि अपन ने जो बैंक में पैसा भरा उसके सिक्योरिटी के लिए कुछ, उसके सिक्योरिटी के लिए एक डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन निकला था. वो एक इस्टेब्लिश हुआ था. किसने किया था? आरबीआई ने. कि कल जाके हो सकता है बैंक इंसॉल्वेंट हो गई या कुछ भी हो गया बैंक के साथ और आपका पैसा बैंक में है, तो आपको वो पैसों का कोई सिक्योरिटी मिलना चाहिए, इंश्योरेंस मिलना चाहिए. तो आपको 5 लाख रुपीस तक आपको क्या मिलता है? सिक्योरिटी मिलता है. बट अगर आपके अकाउंट में उससे ज्यादा पैसे रहे तो फिर वो जाएंगे और 5 लाख आएंगे. सपोज 10 लाख रहे, 15 लाख रहे, 25 लाख रहे, तो फिर वो एज अ सिक्योरिटी आपको कितना मिलेगा? 5 लाख रुपया मिलेगा. 5 लाख इज द लिमिट विच हैज बीन डिसाइडेड बाय दिस अथॉरिटी. आपको एक गारंटी मिलता है, आपका जो पैसा आपने डिपॉजिट किया है, कल जाके इन केस अगर कुछ हुआ तो गारंटी इज गिवन बाय द आरबीआई. अगर आपने उसका इंश्योरेंस निकाला है तो आपको कितना मिलेगा? 5 लाख रुपया मिलेगा. आप बोलोगे अगर उससे ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा वाला पैसा जाएगा, वो 5 लाख रुपया आएगा, बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस. उतना ही गारंटी उन्होंने दिया है 5 लाख का, उतना ही आएगा. ये एक रूल है. आगे 5 लाख का जो अमाउंट है ये बढ़ सकता है. इट इज मिनिमल, ऑफ कोर्स नॉर्मल. जो आपके 5 लाख के एक्सटेंट तक जो प्रीमियम रहेगा वही रहेगा. इट इज नॉर्मल. बट आपको कुछ हुआ इन केस तो कितना मिलेगा? सिर्फ 5 लाख मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं, कितना भी पैसा रहो. देन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI. इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, it is a regulatory for overseeing insolvency proceeding and entities like insolvency professionals and information utilities in India.
एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड, जहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, तो वो केस में जो ऑफिशियल असाइनीज अपन हायर करते हैं, आपने को पता है ऑफिशियल असाइनी जो इलेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं, वो कहाँ के रहते हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया थ्रू वो लोग आए हुए रहते हैं। तो उसका क्या करना है एग्जैक्टली, एसेट कैसे उनके डिटरमाइन करना है, लाइबिलिटीज कैसे पे ऑफ करना है, ये होल एंड सोल डिसीजन उनका रहता है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1st of October 2016 and given the statutory power through the Insolvency and Bankruptcy Code which was passed by the लोक सभा में ये बिल पहले ये एक IBBI का बिल आया, फिर बाद में बहुत सारे डिस्कशन के बाद लोकसभा में प्रेजेंट हुआ, लोकसभा से भी इसको क्या मिला? एसेंट मिला, कंसेंट मिला। कब मिला? 5th of May को 2016 में। अभी इसमें कौन कौन कवर होता है? जैसे मैंने बोला कोई इंडिविजुअल कवर होगा, जैसे कंपनी कवर होगा, लिमिटेड लाइबिलिटी, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपका फर्म, कोई भी आपका इंडिविजुअल अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाए तो सारी IBBI बोर्ड के अंदर आएंगे क्या? आंसर इज यस। The new code will speed up the resolution process for stressed asset in a country. कोड का IBBI स्ट्रेस एसेट का मतलब होता है ऐसी एसेट जो लाइबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। जैसे मेरे पास 1 लाख का एसेट है, आई हैव 1.5 लाख का लाइबिलिटीज, तो वो एसेट को क्या बोला जाएगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज स्ट्रेस्ड एसेट, क्योंकि आउट ऑफ दिस एसेट मेरे को क्या करना है? प्रपोर्शनेटली लाइबिलिटीज फुलफिल करना है। इसके लिए it attempt to simplify the process of insolvency and bankruptcy proceedings. It handled the cause of using 2 tribunals like NCLT and debt recovery tribunal. अभी जनरली इन्होंने भी 2 ट्रिब्यूनल लेके आए। NCLT आपने सुना होगा, NCLT हमने कंपनीज एक्ट के टाइम पे देखा था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है। कुछ भी अगर कंपनी के रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो अपन कहाँ जाते? जैसे इंडिविजुअल के रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो अपन कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट कोर्ट, है ना? वैसे कंपनी के रिलेटेड प्रॉब्लम आया तो अपन कहाँ जाते? ट्रिब्यूनल में जाते। दैट इज नथिंग बट NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोला जाता है जिसको। और ये था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है अभी बहुत कम हो गए हैं, ना के बराबर है। अभी सारी की सारी क्या है? NCLTs है मोस्टली। ये जो सारे boards हैं, statutory ये ऑफ कोर्स ये स्टैट्यूटरी का मतलब होता है रेगुलेटिंग अथॉरिटी, जिनके पास वो पावर होती है, अथॉरिटी होती है, एक्ट होता है रेगुलेट करने का विद कंसर्न टॉपिक्स। are they liable to answer the government? They are ऑफ कोर्स कितने percent? दे आर लाइबल टू, कितने परसेंट नहीं, 100% दे आर लाइबल टू आंसर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कल जाके कुछ हुआ तो दे आर आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इवन any officer is answerable to president, central government. इलेक्टोरल पता है क्या? इलेक्टोरल ट्रस्ट, इलेक्शन, अच्छा elections, but have you heard any kind of recently happened जिन्होंने गवर्नमेंट ने सेबी का गवर्नमेंट ने सेबी का बहुत गंदा, गवर्नमेंट हैव ऑफ कोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हैव पावर, तो सेबी का बहुत गंदा बजा दिया था। बताती हूँ, अपना पूरा एक हो गया उसके बाद आई विल एक्सप्लेन। तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या होता है। काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, काइंड ऑफ बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड। सेबी का पूरा हो गया था, धमकी दे दी थी गवर्नमेंट ने कि बाबा 2 दिन में प्रेजेंट नहीं किया तो रातों रात तुमको चेयरमैन के इससे हटा देंगे। SBI को भी पड़ा, अदानी का भी साथ क्या हुआ? शेयर्स के दाम बहुत ज्यादा गिर गए।
बताती हूँ एक छोटा पॉइंट रहा है, फिर आई विल टेल यू एवरीथिंग दैट वाज जस्ट इंसिडेंट हैपेंड। मतलब अगर तुम लोग न्यूज वगैरह देखते होगे तो अभी 6-7 महीने पहले की बात है, कुछ नहीं। बताती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम में क्या स्ट्रक्चर है। डिस्प्यूट बिटवीन, अगर सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। क्या फंक्शन है जुडिशरी सिस्टम का, रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड, डिस्प्यूट को रेगुलेशन करना, इंटरप्रिटेशन करना, एक्ट का मीनिंग समझाना वगैरह कि इसका क्या मीनिंग है ना, क्योंकि लॉ लीगल लैंग्वेज सबको इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं होती है। देन फिर आपका अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, या प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन ऑफ लैंड, मतलब सारे जो सिटीजन है उसके अंदर, उनके अंदर एक अच्छी वाली भावना लेके आना टाइप्स। इन हायरार्की ऑफ कोर्ट the Supreme Court is at the top, followed by the High Court and District Court. क्या Supreme Court आपने देखा होगा, Supreme मतलब क्या, Supreme is the supreme authority, final authority. तो Supreme Court अगर कुछ बोले तो बाकी कुछ खोल सकते क्या मुंह, जो Supreme Court बोलेगा that is the final. अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ तो वो ऐसा धमकी दे सकता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा। आपने मूवीज में देखा रहेगा, ये बात सच है कि अगर आप इफ एनी अग्रीड पार्टी, इसको उठाओ रे, इफ एनी अग्रीड पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ एनी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके, इफ अग्री पार्टी हो गई नींद, इज नॉट सेटिस्फाइड, देन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट रहेगा वो फाइनल रहेगा। in other state, decision of Supreme Court is binding on all high courts. जो हाई कोर्ट का डिसीजन है पर्टिकुलर स्टेट वाइज होता है ना हाई कोर्ट, ये तो तो वो जो हाई कोर्ट का डिसीजन है बाइंडिंग अपॉन पर्टिकुलर स्टेट। बट अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो तो सारे के सारे हाई कोर्ट पे क्या हो जाता है, वो कंपलसरी हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है। कौन सा आर्टिकल बोल रहा है, 141 आर्टिकल ये बोल रहा है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑफ द मैटर, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वो हम क्या कर देंगे, फाइनल बोल देंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट में ही होता है, आया क्या ध्यान में, मतलब वहां पे ही होगा, वहां पे री इन्वेस्टिगेशन होगा, बट जो फाइनल डिसीजन मेकर रहेगा, अथॉरिटी कहाँ की रहेगी, वहां की रहेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट में अगर अपीलिंग हुआ तो देन इट विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, कि अब हम सेटिस्फाइड नहीं है आपके जजमेंट से, सो वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। बट अगर सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग में अगर नहीं हुआ तो अगेन सेकेंड थर्ड जो भी होगा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, क्या वो वहीं पे रहेगा, वहां से ऊपर कहाँ जाएंगे, भगवान के पास क्या, नहीं, तो इट विल बी इन द सुप्रीम कोर्ट ओनली। डिसीजन आया तो सेम डिसीजन आया है बहुत बार, वही ना, मतलब तू क्या बोल रही है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वही था, हाँ डेथ पेनल्टी, वापस अपील कर सकते हो ना, एक बार बार सेम चीज के लिए नहीं कर सकते हो, वापस एक बार अगर ऐसा लगा कि वो पर्सन जेन्युइन है तो फिर उसको डेथ की सजा ना देके उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट है वो मिल सकती है। बट अगर आप 3 बार 4 बार 5 बार जाओगे उनके पास तो वो फिर नहीं बोलेंगे, बट फॉर द फर्स्ट टाइम मे कैन गो। फर्स्ट टाइम में नहीं मरा तो उसको छोड़ देते हो, फर्स्ट टाइम में नहीं मरा मतलब फांसी लटक के नहीं मरा तो मरा ही नहीं वो, उसको उठा, मार के उठा, जो अगर सच में सोते कैसे हो मुझे वही नहीं समझता, वो भी फर्स्ट बेंच पे मस्त था, नैप ले रहे हो, जिसको नहीं जा सकते हो, पानी वानी पी के आ सकते हो। मैं सोते सोते पढ़ू तो नहीं चलता, आपको थोड़ा स्लो चलता है, तो नहीं समझा तो नहीं चलता है, कुछ आपको नहीं चलता है, फिर मुझे क्यों चलना चाहिए, आप सो कोई ऐसा बैठा है क्या गार्डन में थोड़ी आऊंगा। हाँ कुछ तो क्या बोल रहा था किधर, हाँ फांसी का क्या, वो रोप जो थी ना वो टूट गई,
हाँ, और वो गिर गया he was not he was not dead. हाँ तो उसका जो वो उसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया उसको कभी पास नहीं आएगा ऐसा तो बट ऐसे चाहिए, बट अल्टीमेटली मतलब उसका अटेम्प्ट किया उसको मारने का एंड ही कुड नॉट डाई, तो उसको फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया. दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द कोर्ट. वो तो है पहले फांसी मिलने के लिए इतनी मिन्नतें रहती है, और उसके फांसी मिलने के बाद भी वो मरा नहीं. ये थोड़ा मुझे feeling लग रहा है, बट किस्सा था. मतलब मैंने तो न्यूज जो तोड़ था ना हाँ बीच में खिलाट का था हाँ तो उनको 3-4 बार करने के बाद भी उसको नहीं मारा वो तो फिर उनको उसको बोला कि कोर्ट ने डिसीजन दिया कि मतलब मेबी गॉड ने कि किसी ने पर्पसली वो लूज कर दिया रहेगा. आंसर पर्पस कौन छोड़ेगा वहां पे वहां के लोग पॉसिबल बिना किसी को नाम लिखा के वो बोलेंगे क्यों लोग सुबह 4 बजे. रूम खुलेंगे क्यों अगर फांसी देंगे तो रूम लॉक रखेंगे क्यों हम उसके लिए बहुत ये सेवन मेंबर. अभी वहां का हम लोग क्या देख रहे हैं, कितने लोग कंसिस्ट ऑफ 7 ऑफ इंडिया. जो चीफ जस्टिस है वहां का मेन जो जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, वो पकड़ के कितने लोग हैं, 7 लोग हैं प्रेजेंटली. पहले 7 थे, प्रेजेंटली द नंबर हैज बीन इंक्रीज टू 34. अभी 34 लोग हैं. क्यों इतना ऐसे बढ़ गया नंबर? कितने केसेस बढ़ गए, तो उनका बर्डन भी तो बढ़ गया. तो उनको जैसे कंपनी में काम बढ़ गया तो क्या एम्प्लॉय ज्यादा नहीं करते, वैसे ही 34 वर्कलोड बढ़ गया इसके लिए. ऑन इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट फाइलिंग आर्टिकल नंबर 32 जिसको हाई कोर्ट के जजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से इज नॉट हैप्पी और ही इज नॉट अग्री विद द डिसीजन, देन ऑफ कोर्स वो क्या करता सकता है, रिट पिटिशन फाइल कर सकता है आर्टिकल नंबर 32 में. और क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट को अपील करेगा कि सर मेरे को क्या करो, जस्टिस दो, मेरे को न्याय दो. तो डायरेक्टली स्टेट मतलब डायरेक्टली जा सकते हैं. नो यस हाँ, बट हाई कोर्ट में डिसीजन डायरेक्टली यू कैन नॉट जंप ऑन टू रेटिफिकेशन. देखो आप आर्टिकल नंबर 32 जब आपके पास जजमेंट अवेलेबल हो हाई कोर्ट का, और अगर आपके पास हाई कोर्ट का जजमेंट भी अवेलेबल नहीं है, आप रिट पिटिशन कौन से आधार पर फाइल कर रहे हो, ऐसा माना जाएगा. उसके ऊपर मतलब कौन सा जो इंसिडेंट हुआ वहां पे हाई कोर्ट का कैसा है, जो वहां पे रूल कर रहा है अभी के लिए, वो इसीलिए हाई कोर्ट का डिसीजन मैनिपुलेट कर सकते हैं. तो वो स्पेशल केस दैट स्पेशल केस कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. अभी तो आजकल एंड दैट इज रीजन भी है कि बाबा ड्यू टू सोशल मीडिया का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली डिसीजन दे सकता है. वॉट एवर डिसीजन विल बी गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट विल बी फाइनल टू ऑल द कोर्ट. चीफ जस्टिस नहीं, डायरेक्टली मतलब अभी मेरे को कोई हियरिंग चालू है तो वो बैठता है क्या, सुप्रीम कोर्ट का पूरा जैसे अपने हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हियरिंग होता है, कोर्ट ऑर्डर वैसा एक्चुअली में नहीं रहता है. सुप्रीम कोर्ट के केस में वो क्या करता है, पहले रिट पिटिशन आर्टिकल नंबर देखता है, अगर आपका हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है. ठीक है, ये सारा एक इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है एंड देन फाइनल डिसीजन दिया जाता है. और अगर अग्री पार्टी मतलब सामने वाली पार्टी इफ नॉट ओके विद द डिसीजन, फिर बाद में उसको वापस री इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकते हैं. सुनता है, यही डाउट था. चीफ जस्टिस का एग्जैक्टली रोल एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी आउट ऑफ दिस 34 लोगों को क्या करता है, वो रूल करता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है. फाइनल जो जैसे अपना प्रेसिडेंट, हमने जो बिल पास किया था उसका एक्ट बनने के लिए क्या उसका सिग्नेचर लगा था, हाँ प्रेसिडेंट का सिग्नेचर लगा था. तो वैसे ही अगर कोई जजमेंट पास करना होता है तो सारे इन्वेस्टिगेशन और सारे प्रूफ्स देख के फाइनली वो क्या करता है, साइन स्टैम्प करता है, फिर ही जाके वो फाइनल जजमेंट
पास होगा, एक मेन अथॉरिटी है, रूल अथॉरिटी है कि बाबा उसके सिग्नेचर के बगैर कुछ होएगा नहीं। देन अभी सुप्रीम कोर्ट समझ लिया, हाई कोर्ट देखो, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। अभी हर स्टेट में अलग है, कुछ कुछ का अलग, 2-4 स्टेट मिला के भी है, दैट डिपेंड्स। आर्टिकल 2 स्टेट दैट देयर मस्ट बी हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। ये आर्टिकल क्या बोल रहा है 214 कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होना चाहिए, है भी, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में ऐसा है कि 2-4 स्टेट में मिला के एक हाई कोर्ट है, यूनियन टेरिटरी में एक हाई कोर्ट है, तो ऐसा है। यस, द हाई कोर्ट हैज अपील एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस एंड सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी है, हाईएस्ट पावर है। हाउएवर, आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द हाई कोर्ट सुपरवाइजरी पावर। एक लिमिट के बाद पावर उसकी लिमिट कर दी जाती है। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है 227। तो फिर जो पावर लिमिट की है वो किसके हाथ में रहेगी, दैट विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। यस, अगर ऐसा पावर लिमिट ना करते तो ऐसे जरूरत नहीं होती थी। इसके लिए आर्टिकल 214 क्या बोलता है, देखो हर एक स्टेट में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, हमारा रूल है, राइट। और आर्टिकल 227 क्या बोलता है, हमने हाईकोर्ट को ढेर सारी पावर दे रखी है, बट आर्टिकल 227 बोल रहा है ये जो पावर है इसकी भी क्या है, एक बाउंड्री लाइन है, इसकी लिमिट है। क्यों तो कुछ सुप्रीम केसेस ऐसे होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते ऐसे होते हैं जहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाके जजमेंट लेना पड़ेगा। इन इनका हाईकोर्ट से अपने पास देयर आर 20 स्टेट में एक एंड हर यूनियन टेरिटरी में एक एंड वन फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, बट 6 states ऐसे हैं, 6 states share a single high court and individual can seek remedies against the violation of fundamental rights in high court by filing a writ petition। अगर particularly किसी इंडिविजुअल का वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हो गया, मतलब क्या, आपका जो भी फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिसन, राइट टू बीइंग हर्ड, है ना, राइट टू स्पीक, या कंज्यूमर के रिलेटेड जो भी सारे आपके राइट्स होंगे, अगर आपके राइट का वायलेशन हुआ या आपको गलत हुआ तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हो क्या, आप जा सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, एक रिट पिटिशन फाइल करना पड़ेगा, आर्टिकल नंबर 226। कोई चाहो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है क्या, मैं इसने मेरे को गुड्स सेल किए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पैसे नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। चाहे तो हाई कोर्ट जा सकते हो, बट आपको रिट पिटिशन फाइल करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल नंबर 226। States are common where there is only one high court. We can search, अपन सर्च कर सकते हैं इतना होने के बाद। दो, सबसे पहला ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कहाँ पे था, कैलकाटा वाज द ओल्डेस्ट, मतलब सबसे पहला हाई कोर्ट इस्टेब्लिश कब हुआ, 2 जुलाई 1860। 6 स्टेट्स ऐसे जहाँ पे एक क्या है, हाई कोर्ट एक ही है सर। ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये फाइंड आउट करो, अपन इधर ही करेंगे, बोलो। हाईकोर्ट ने मतलब उन्होंने समझा कि ये इज इट वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट, किसके बारे में वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट है, तब डाली। हाँ मतलब कुछ तो गलत हुआ मेरे साथ, मैंने रिट पिटीशन डाली हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट को क्या लगा कि मैं दे दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो भी दे सकते हैं, तो क्या वो बिना कुछ किए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पास कर सकता है क्या? हाईकोर्ट जजमेंट नहीं देते हुए उसको लगा, सी अगर वो मैटर हाईकोर्ट के फेवर में है, मतलब अगर वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है तो वो मैटर तो हाईकोर्ट के फेवर में है, क्योंकि आपने लीगली रिट पिटिशन फाइल करके हाईकोर्ट को अप्रोच किया है, तो वो जजमेंट पास करेगा। बट अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगे, वैसे तो आप वहां तक जाने का सवाल ही नहीं आता, जो लॉयर थ्रू जाओगे वही बोलेगा आपको कि बाबा आपको हाईकोर्ट जाना है कि आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना है। बट ऐसे सिचुएशन ले लो, अगर आप हाईकोर्ट में चले भी गए और वो उनके पावर में नहीं होगा या उनके पावर से लेस एक्सीड करता होगा, तो वो बोल सकते कि आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो। इनफैक्ट हाई कोर्ट के पास जाने की भी जरूरत नहीं, आपका जो लॉयर है वही आपको बोल देगा कि बाबा, अभी लॉयर को तो लेके जाओगे, खुद ही थोड़ी केस लड़ोगे, तो फिर वो आपको लॉयर डायरेक्ट करेगा कि कौन से कोर्ट में जाना है। बट इफ इट इज विद इन द पावर ऑफ हाई कोर्ट, जैसे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, तो हाई कोर्ट खुद ही सुनावनी कर देगा, खुद ही डिसीजन पास कर देगा।
रिट पिटिशन का मतलब होता है कि आपको एक लीगल फॉर्म देना होता है। रिट पिटिशन मतलब लीगल फॉर्म देना होता है, बॉन्ड पेपर होता है, रिटर्न होता है, जिसको लीगल वैलिडेशन होता है। जैसे अपने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कब वैलिडेशन होता है, जब वो साइन एंड स्टैम्प हो, वैसे ही आपको रिट पिटिशन देना पड़ता है, जिसको एक लीगल वैलिडेशन हो। देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिलो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हाई कोर्ट के नीचे का माना जाएगा। यस, बिलो द हाई कोर्ट देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट समझता है ना, डिस्ट्रिक्ट मतलब, हाँ, द कोर्ट सिविल लॉज मैटर। सिविल लॉज मैटर मतलब क्या, अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट है या फिर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, गुड्स के बारे में कोई है डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, रेंट के बारे में कुछ है, तो वो सारा की सारा सिविल लॉ में जाएगा। इसका डिसीजन कौन देगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देगा। डिस्प्यूट एंड क्लेम फॉर द डैमेजेस, आपको कितने डैमेजेस पे करना है वगैरह वगैरह। द कोर्ट ऑफ the court of seasons deals with a criminal matter under the pecuniary jurisdiction. A civil judge can try suit valuing not more than ₹2 crore. तो ये जो अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सिविल जज है, जैसे यहाँ पे क्या क्लेम डैमेजेस पेनल्टी दिए जा सकते हैं, जिस अग्री मतलब जो पार्टी की गलती है, क्या उसको बोल सकते हैं आपकी गलती हुई, ब्रीच ऑफ डैमेज है, ब्रीच ऑफ वारंटी है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वॉट एवर, तो आपको इतना डैमेज देना पड़ेगा, इतना पेनल्टी देना पड़ेगा। इस पे भी लिमिट डाल के रखी है। पेनल्टी की अमाउंट सिविल जज के हाथ में कितनी है? आप 2 करोड़ इंडियन रुपीस के ऊपर किसको पेनल्टी देने के लिए बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। जो सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो सिविल जज है, उसके हाथ में बस उतनी ही पावर है, अप टू 2 करोड़। jurisdiction means the power to control. Court get jurisdiction based on the areas covered by them. अलग अलग टेरिटरी में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग जुरिस्डिक्शन होता है, अलग अलग कोर्ट होता है। हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना। केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स विद इन द पार्टीज रिसाइड ऑन द प्रॉपर्टी अंडर द डिस्प्यूट। मतलब क्या है कि बाबा एखादा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, तो वहां पे होगा। या 2-3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ पे ज्यादा केसेस नहीं है, तो वहां पे 2-3 मिला, जैसे अपना 2-4-6 स्टेट में मिला के एक हाई कोर्ट है, तो वैसा हो सकता है 6 केसेस में ना, तो वैसा हो सकता है। तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ केसेस कि बाबा कौन से लोकेशन में, कौन से टेरिटरी में, कौन से एरिया में क्राइम है। महाराष्ट्र में क्या लगता है क्राइम का क्या परसेंटेज? और वो एक्सट्रीम है। हाँ, गुजरात में गुजरात में नहीं, कम है, राजस्थान में, नॉमिनल है। केरला में एक केसेस, कितने केसेस रहते हैं ना। कर्नाटका में, केरल में क्राइम मतलब वो एकदम ऐसे क्रिमिनल नहीं। अरे केरला में मतलब आप एकदम वो देखा रहेगा, चाकू चोरी, उनको डेंजर रहते, बहुत गुंडे टाइप्स रहते लोग। दिल्ली में, अरे दिल्ली की तो क्या बात ही नहीं, इट इज अ यूनियन टेरिटरी और वहां पे महाभयंकर केसेस है, महाभयंकर केसेस है। मोस्टली तो वहां पे रेप केसेस बहुत ज्यादा है, मर्डर केसेस कंपैरेटिवली कम है, किडनैपिंग कंपैरेटिवली, रेप केसेस बहुत ज्यादा है, देन मर्डर, फिर किडनैपिंग बहुत। दिल्ली तो मतलब इट इज क्राइम का पूरा एक एरिया है, बहुत चीजों का एक स्पॉट बन चुका है। क्राइम स्पॉट बन गया है, पॉल्यूशन का भी। देन इंडस्ट्रियल क्राइम, वो बाकी के क्राइम्स के सामने वो ऐसा सिविल क्राइम है ना, नॉर्मल लगता है, ये क्रिमिनल है। सिर्फ दिल्ली के नहीं, फिर अगर ऐसा कोई सिविल क्राइम होगा जो इंडस्ट्री रिलेटेड होगा, उसका इफेक्ट तो पूरे इकोनॉमी पे पड़ेगा ना। ऐसा उसका तो ऐसा है भी नहीं कि बाबा पर्टिकुलर स्टेट के लिए वो लिमिट रहेगा, उसका तो पूरे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, है कि नहीं। देन है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, ये नहीं था पहले, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स अभी आए। इट इज नथिंग बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ओनली, बट जो मेट्रो सिटीज में है ना मेट्रोपॉलिटन, ये क्यों है? ये काम को सिंप्लीफाई करने के लिए, काम को सिंप्लीफाई करने के लिए, आधा काम हम करते हैं, आधा काम आप कर लो। मेट्रो कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन कंसल्टेशन विद अ हाई कोर्ट वेयर द पॉपुलेशन इज 10 लाख और मोर। जहाँ पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है, वहां पे क्या आते हैं, ये मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आए हैं
Chief Metropolitan Magistrate has power as a Chief Judicial Magistrate, and Metropolitan Magistrate has a power as a Court of Magistrate of फर्स्ट क्लास. इन्होंने क्या बोला है, जो थोड़े से केस हमारे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने वाले हैं उनको हम स्टडी करके सिंप्लीफाई करके दे देंगे. तो इट इज जस्ट टू सिंप्लीफाई द मैटर. केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, इसके लिए ये जहाँ पे 10 लाख या वहां से उससे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे ये कोर्ट्स क्या हुआ है, आए हुए हैं. चलो लिखो. चलो वो इसका बारे में बोलना है ना अपने को, बोलती हूँ. एक्चुअली आज पोर्शन खत्म हुआ है. 100% वी हैव कंप्लीटेड. बट अभी बट देख, जो आया था उनको भी मिली थी पार्टी. राखी बंधन की रक्षा हमारे यहाँ सिस्टम रहता ही नहीं था, तो हम लोग कैसे? मैं भी था. यही तो इसलिए तो बोलने ही नहीं चाहिए. उस दिन तो तुम्हारे कॉलेज को भी छुट्टी आना चाहिए था तुम्हारा. तो क्या बराबर एग्जाम फिर भी चाहिए. पार्टी तो बनती है क्या? क्या करो? मतलब जो प्रेजेंट है उसके मजे. चेस पे रहता है ना. ओमकार है क्या? देख के आना, ओमकार को बोले. ओमकार एवढं सगळे काउंट कर ना, आणि बाहेरचे स्टाफ पण मलाही काउंट कर, आणि वडापाव तिला आपल्याला सगळ्यांना काउंट कर आणि वडापाव घेऊन ये ना. क्या चालू है, क्या डिस्कशन? इसको लेने जाने में वडापाव आता तक तो स्टोरी बोलती हूँ. हाँ भाई उसको क्या वजीर क्या? हाँ वो मैं देख लो तुम लोग तो काउंट करना. आणि स्टाफला पण काउंट. इज इट फाइन? हाँ डन. बोलो. दो मिलके एक है क्या? बताओ भला मुझे कौन से स्टेट है. आई ऑल्सो डोंट नो फ्रैंकली. लिखेंगे. चलो लिखना है तुमको. अरे 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 बोल. पंजाब और हरियाणा का मिला के एक है. 4 का एक, 2 का एक, और यूनियन टेरिटरी का एक अलग. कितने अच्छे मैम है आपके, पार्टी भी दे दी. ऐसा बोला भी नहीं कि नहीं पार्टी नहीं. कितने
अच्छा, उस दिन गौरव ने कितनी तारीफ की, कितने अच्छे हो आप, ऐसा तो अच्छा लगता है। अरे बाप रे, क्या रे बाबा, क्या अलग हो जाएगा, नहीं नहीं उसकी तारीफ की बात कौन सा लगता किसी और चीज तो उसको अलग लगता ये एक्सेप्शन है ना। हाँ बोल बोल बोल। के लिए करना पड़ता है, 10 महीने का 500 मेरा पूरा, पूरा 20 महीने की, देखो कितनी खून पसीने की कमाई है। आपसे ज्यादा कुछ, आपसे, आप लोगों से बढ़कर कुछ है क्या? सारे स्टूडेंट उतने इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं, सच में सच में। है। वो डिस्कस करते हैं। हाँ करते हैं, चल। अरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब क्या था, बीच में सीन हो गया था थोड़े सालों पहले कि, अच्छा किसको पता है, नहीं म्यूट की जरूरत नहीं, वो एक रियल घटना पे आधारित चीज है, किसको पता है मेरे को बोलो ना। हाँ एक, पता है क्या, गवर्नमेंट ने एसबीआई की पूरी वाट लगा दी थी। हाँ, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मतलब इज, सी इट इज नथिंग बट इंस्ट्रूमेंट, एक कैसे पढ़ा है आपने कहा न्यूज से, इट इज, इट इज नथिंग बट अ इंस्ट्रूमेंट। तो मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है, इलेक्शन के टाइम पे या बिफोर दैट, बाद में दैट, जो भी है, वो जो पार्टीज है उनको क्या किया जाता है कि, किया वही बेटर है।
मजा आता है, मतलब आप ऐसे पॉलिटिकल क्या इंडियन मतलब बिजनेसमैन जो है उनको बताना आगे क्या निकालनी चाहिए। LLC ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है ना, एक मिनट आपका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है ना, ये इन्होंने सारे ऑनलाइन क्यों कर दिया? ये जो सर, लोग टैक्स नहीं पे कर रहे ना, लोग टैक्स नहीं पे कर रहे, सारे के सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दो, हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा आप क्या कुटाने कर रहे हो। मतलब आपका इधर इनकम इतना है, आप वैसे आजकल कैश में कितना होता है, कैश में ट्रांजेक्शन होते हैं बहुत ज्यादा, तो यूपीआई और आईएमपीएस निकालने का रीजन ही वही था, जो रोटेशन ऑफ मनी है पूरा की पूरा आप क्या कर दो, ऑनलाइन फॉर्म में कर दो, हमारे पास डेटा चाहिए। तुम फॉरेन ट्रिप कर रहे हो क्या और टैक्स नहीं भर रहे हो, है ना, तुम इतना कमा रहे हो क्या, टैक्स नहीं भर रहे हो, तुम एक पार्टी को इतना पैसा दे रहे हो, टैक्स नहीं भर रहे हो, ये पैसा कहाँ से आया, इसके लिए डेटा मेंटेन होना चाहिए, बट कुछ नहीं हुआ। जितना कम डिनोमिनेशन होगा मनी का उतना ही कम करप्शन होगा, तो फिर गवर्नमेंट को वही ना, फिर ई मनी कैशलेस का कुछ फायदा हुआ क्या? मतलब मैं तो ऐसे डिस्कशन बताओ भला मेरे को, इनिशियली वो जो किया था डिमोनिटाइजेशन, तब फायदा हुआ, तो बहुत पैसे जलाए लोगों ने, क्या क्या किया, जलाए थे। चलाए थे मैम, लेकिन डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ कि ब्लैक मनी कन्वर्ट कर रहे लोगों ने, इसलिए बहुत नहीं हो अभी तो मैं बोलती हूँ, अभी फिर से हो गया। मला माहिती माझ्या डॉक्युमेंट अभी भी बहुत बोल मंथन, अभी भी 10,000 के ऊपर कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अभी भी नहीं, अब क्या करेंगे, कितने ट्रांजैक्शन करते, पेटीएम बंद कर दी रातों रात गवर्नमेंट, क्यों पेटीएम वॉलेट पेटीएम बैंक रातों रात बंद क्यों हुई? पेटीएम का जो ट्रांजैक्शन का लिमिट था, एक पर्टिकुलर 10-15 लिमिट था, बट उस पर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, क्या था, एक पर्सन नंबर ऑफ टाइम्स अकाउंट खोल सकता है, तो उनके स्कैम ध्यान में आए सारे, रातों रात पेटीएम बैंक बंद हो गई ना, बहुत बड़ा उनका भी सब स्कैम सामने आया। फिर इंटरनेशनल उससे होता है, क्योंकि उसके अकाउंटिंग हटा के कैशलेस पेमेंट है ना, यही करने वाले क्या कैशलेस जब हुआ तब थोड़ा फर्क पड़ा, बट वापस मुझे लगता है उतना ब्लैक मनी तो सबने आराम से लेट के जनरेट कर दिया। अभी याद है क्या, रिसेंटली मैंने आपको बोला था कि कितना हजार, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, अभी की न्यूज एक 3-4 महीने पहले की, कितना तो भी 1000 करोड़ का इधर अपने पिंपरी चिंचवड़िया कहीं तो ड्रग्स ये हुआ, मैंने लेकिन अभी एग्जैक्टली मुझे अमाउंट याद नहीं है, कितना तो 10,000 करोड़ का, कहाँ हुआ, एफसी रोड हुआ कि पिंपरी भी हुआ ना, एफसी पे तो ये हुआ था, वीडियो लीक ये हुआ था। कितना मतलब देखो क्या क्या होता है। अभी रिसेंटली 6 महीने में बहुत चीजें, सस्टेन हॉस्पिटल का तो अभी रिसेंट फ्रेश किस्सा है। बाप रे, ड्रग्स, कैश, ब्लैक, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का, बाप रे बाप, ये ऐसे, हाँ हाँ ये तो आया था, 80,000 खुद ही बैंक खोल दी, और चेयरमैन थे वो, अब उससे कर्जा नहीं ले सकते, जब भी उन्होंने इतने सारे हाँ फैक्ट्रीज, हाँ वो खरीदे थे, उन पे लोन दिया, वो लोन नहीं ले सकते चेयरमैन। तो मतलब किसी और इंस्टीट्यूशन के नाम पे लोन लिया, बेसिकली कंपनी खुद के नाम पे लोन ले लिया, खुद के नाम पे कंपनीज खोले, कंपनीज के थ्रू लोन क्या बात है, वाह रे वाह, चेयरमैन ऑफ बैंक वही थे, तो क्या बात, दबा
कॉर्पोरेट विल बट बैंक नहीं, बैंक है ना, बैंक रेगुलेटरी एक्ट जो भी रहेगा वो कर, तो कॉर्पोरेट विल आता था। मतलब क्या किया इसमें, बारामती बैंक के किस्से में कुछ नहीं है, ब्लैक को व्हाइट करने के लिए बैंक खोल दी। बाप रे बाप। डोनेशन ऐसा ब्लैक को अवॉइड करने के लिए डोनेशन पार्टी तो कितना है ब्लैक का पैसा है। और इलेक्ट्रल फंड का बॉन्ड का भी वही हुआ ना। स्टार्ट किया उधर से भी रोटेट कर रहे थे वो। पता है ना, बारामती अर्बन तो वेल नोन थी जब चालू हुई। कितना? 15। बाप रे, और कोई भी करेगा ना, कोऑपरेटिव बैंक्स में वैसे भी ज्यादा ही होता है, बट इतना ज्यादा नहीं पता। तो कोई भी जाके इन्वेस्ट करेगा, एफडी करेगा, वहां से पैसा रोटेट करेंगे वो। 10-10 लाख की तो आराम से एफडी करते ना। देखो ऐसा बहुत सीए बनो तुम लोग, टैक्स प्लानिंग करो अच्छे से। टेबल के नीचे से मत मांगना। ये क्या इन शॉर्ट पे है क्या न्यूज? हे भगवान, ये कुछ नहीं है, फेक होगा। ये रियल न्यूज नहीं है रे बाबा। चलो चलो फिर मिनिस्ट्री ऑफ, आपको एक एक पॉइंट डिस्प्ले कर रहे हो, उसमें से आप रनिंग नोट्स निकाल लेना आपके जो भी है, चलेगा क्या? अभी तो तुम्हारा ध्यान कहीं रहेगा नहीं तब तक, फिर तुम हिसाब से कर लो। अभी वैसे तो नहीं आता बोलूंगी, और आ गया तो तुम लोग बोलोगे मैम ने बोला था नहीं आता, आता नहीं, हमने पढ़ा नहीं। व्हाट इज लॉ एंड प्रोसेस ऑफ लॉ अच्छे से पढ़ो, ये पढ़ लो, शॉर्ट में नोट्स निकाल लो। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वो डब्बो जो कॉलम है, फोर पार्टीज है वगैरह वगैरह, ये नॉलेज होना चाहिए आपके पास बच्चों। क्यों शांति रखो। हाँ, आकांक्षा वो पेन ला इधर चल। सब लोग कब फोन लेते तो इसका बस बर्थडे, अच्छा पोर्शन कम, इसके लिए क्या को छोड़ना नहीं है कुछ, एग्जाम में आने तो बोल। पाकिस्तान में ना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोर्ट नहीं करता था तो वो ऊपर आई पाकिस्तान ना, मैं तो नहीं नहीं इनको ना
They have no feeling. हो गई क्या यश? बड़बड़ हो गई? और वो लोग manipulation का ऐसे ड्रामा करते हैं ना जिनके साथ गलत हुआ रहता है, उनके कम्युनिटी के साथ गलत किया रहता है ना, उनको भी पूरा मैनिपुलेट जैसे ये लोग कर रहे हो, तुम लोग आपस में बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो. तो दोबारा मारे तो उसका दोबारा मारे जो जो मेन पॉइंट्स है वो लिख के लेना. मैं क्या डायरेक्ट हाईलाइट ही कर. ओ यस यस यस. जो रियलिटी नहीं उससे अलग ही आता है. क्वेश्चन में लिखा होता है कि रेसिपी क्या है इंडियन कॉन्ट्री. हाँ मोस्टली लिखा रहता है. अभी हम खुद से आर्टिकल सॉल्व करने लगे. अच्छी बात है, कर लो तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बता दो. हाथ से. आई मीन कैसे सॉल्व करना है मतलब क्या? एक एक क्वेश्चन उठाओ सॉल्व. आई वॉज जस्ट मेकिंग फन. ओके सो हाँ, सो दैट्स फाइन. कुछ नहीं, आरटीपी में उल्टा क्वेश्चन पढ़ाई करोगे तो सिंपल है. चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो. हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड केस तर सगळ्यांनाच माहिती असेल, खूप म्हणजे ताजा ताजा. इलेक्ट्रल बॉन्ड जो मैंने बोला वो केस. ऐसा कुछ नहीं है जिसका पढ़ने की जरूरत नहीं, सब कुछ पढ़ो. मैं तो फ्रेमवर्क भी पढ़ो बोल रही हूँ, तो वो तो ऑफकोर्स. और तुम कल करने लग गए कुछ. चलो रिवीजन रिवीजन रिवीजन. कंपनी कर रहा हूँ तो बीच में से ही पार्ट. देख ऐसा नहीं है, तुझे क्यूमुलेटिव रिवीजन करना पड़ेगा. उसमें तुम अगर बार बार रिवीजन करोगे, लिख के देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है इसके लिए. पर तुम क्यूमुलेटिव रिवीजन की आदत लगाओगे तो नहीं भूलोगे. जैसा मैंने ग्रुप पे LLP तक तो किया है, उसके बाद का मैं ग्रुप पे डाल दूंगी. और यूनिट वाइज नहीं, कंपनी वगैरह के लिए इनफ टाइम दिया है मैंने. 8-8 10-10 दिन बस हो गए. मतलब अभी देखा जाए तो अभी आपको बता तो मैं अक्टूबर थोड़ा ग्रेस टाइम देंगे. अक्टूबर फर्स्ट वीक पकड़े ना, तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक हमें टाइम पूरा मैम. सेकंड वीक में सबके वापस हम मैंने हाँ, तो उसके पहले मैं अक्टूबर फर्स्ट वीक तक का आपका टाइम टेबल डाल देती हूँ, जिसमें मोस्टली सब कुछ कवर हो जाए. आपको 5 बार रिवीजन करना है, 5, 10, 6 जितनी बार करो उतनी बार अच्छा है. क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व. मैंने काम का काम कैसा है तो सगळे पे सांगते चल लो पढ़ें. टाइम मैनेजमेंट का गंदा सीन है. वो रीजन है कि दिन भर तुम्हारा क्लास में जाता है और तुम लोग जो क्लास में जाता है, फिर तुम लोगों को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है. बट तुमको टाइम निकालना पड़ेगा. मुझे कोई सब लोग अगर चुप 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 करेंगे, चुप चुप करेंगे, मैं कैसे सुनूंगा?
वो तो घर पे जाने के बाद बहुत exhaust हो जाता है। 2-3 आई कैन अंडरस्टैंड। देखो अपने को एक बार में करके खत्म करना है, इसको बाद में देखना भी नहीं है, मतलब मॉड्यूल को देखना भी नहीं है, बुक्स को ऐसे गड्डी मार के रख देंगे सीए बनने के साथ। वो सीए बनने के बाद वो बुक फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है। गड्डी ज्यादा बड़ा नहीं, इसके लिए अटेम्प्ट ज्यादा नहीं बनने के, अपने को एक इनफ है। हाँ, नहीं तो बोले मेरे को ऐसे भिंतों तक सीलिंग की गड्डी बनानी, मैं 2-2 अटेम्प्ट के बिना पास ही नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं है। एक चैप्टर में ये वीडियो को पढ़ लेते हैं। वो फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो गया। वो एक लड़का उसने प्लानिंग किया था सीए फाइनल को क्लियर करने के लिए एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो वो डिप्रेशन में चला गया, उसने नहीं पढ़ा। ऐसा कुछ होता है क्या? रीचेकिंग पढ़ा रहे थे। अभी पॉसिबल नहीं है। ये कैसे रे? बच्चे को जब वो बच्चे ये 2 महीने की, बच्चा 1 महीने की, एक दिन का छुट्टी में डाल दिया। 9 ऐसे महीने के कैसे? बच्चे, एक इनके बच्चे को किस में डाल दिया? गवाह आपके सामने है। 9 महीने की मैं छोटी थी और मेरा भाई भी छोटा था, तो मैंने उसको डाला था। एक दिन के बच्चे को घर पे कौन रखता? एक दिन के बच्चे को घर पे कौन रखता? एक दिन में नहीं करे, वो बहुत छोटा था। डेंजर, तुम लोग बहुत डेंजर हो बाबा। तुम लोग एकदम जेंट्स हो। तुम लोगों का सोच भी नहीं सकते कि क्या तुम लोग सोचते होंगे। मेरे को तो कभी कभी आश्चर्य लगता है। ऐसे लोग होंगे तो ऐसे ही बोलते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। एकदम, तुम क्या सोचते हो? हाँ, अरे कुछ